क्योंकि ऑयल इंडिया में नहीं था, ऑयल सारा बर्मा से सप्लाई करता था। तो ऑयल की खोज ओएनजीसी करती थी, ओएनजीसी ने शुरू की। हमें टी एस्टेट कॉल्ड द लकवा टी एस्टेट, और उसके लिए 27 लाख रुपए खर्च हुए। 97 तक केस कोर्ट में ट्रायल चली। मुझे जो पता लगा, नॉट फ्रॉम सीबीआई बट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबका कन्विक्शन हुआ एक्सेप्ट मिस्टर गिल जो पहले डिस्चार्ज हो गए थे, और वो अपील अब भी हाई कोर्ट में। आई कंसिडर दैट एज ए वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन। ऐसे तफ्तीश पर हमारे जो सीनियर थे वो समझे जो मुझे तफ्तीश आती है। तो जब प्रमोशन की लिस्ट भी निकली उसके बाद मेरा जो पोजीशन 5 था वो 2 हो गया था, और मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज मिला और मैं कलकत्ता चला गया एज एसपी। तो ये तफ्तीश बड़ी चैलेंजिंग तफ्तीश थी। क्लोज हो चुका था, उसको मैंने रीओपन किया। सारे रिकॉर्ड्स को 6 महीने मैंने खुद छानबीन की। फिर मैंने एस्टैब्लिश कर दिया दैट ए बिग फ्रॉड हैड बीन कमिटेड, जहां पर सीनियर ऑफिसर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अलाउ किया ये फ्रॉड हो। तो मैं समझता हूँ इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट केसेस एट दैट एज, बिकॉज़ आई वाज ओनली 29। नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हमने बात करी लकवा टी एस्टेट स्कैम के बारे में, जो कि हमें भी जानने को इसमें बहुत सी चीज़ें मिली। हमने इसमें जाना कि कैसे 27 लाख रुपीस, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है 1970s से अगर हम कंपेयर करें। एंड दैट वाज अ केस जिसके बाद सर का प्रमोशन हुआ, एंड इसके बाद सारे केसेस में सर ने अपने सुपरविजन से केसेस को एंटरटेन किया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आज आप हमें लकवा टी एस्टेट, ओएनजीसी एंड लकवा टी एस्टेट के केस के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये केस कैसे स्क्रूटिनिटी में आया, आपने कैसे इस केस में इन्वेस्टिगेशन करी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और द ओएनजीसी, जिसका एक्रोनिम ओएनजीसी है, वो केडी मालवीय साहब ने शुरू किया था, क्योंकि ऑयल इंडिया में नहीं था, ऑयल सारा बर्मा से सप्लाई करता था। तो ऑयल की खोज ओएनजीसी करती थी, ओएनजीसी ने शुरू की, और असम में ऑयल मिला तो असम में ही खोज था। चेयरमैन ऑफ द ओएनजीसी उस जमाने में इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, एल.जे. जॉनसन। और ओएनजीसी ईस्टर्न रीजन, जिसका हेडक्वार्टर जोरहाट शिवसागर था, वहां पर मिस्टर ब्रिगेडियर गिल इंचार्ज थे। तो लोग ऑयल ढूंढ रहे थे। तो एक जगह पता लगा जो ऑयल मिल सकता है, और ऑयल लिया भी, खोजने शुरू की। उस जमीन 300 बीघे जमीन फ्रॉम ए टी एस्टेट कॉल्ड द लकवा टी एस्टेट से लिया गया, और उसके लिए 27 लाख रुपए खर्च हुए। अब वो लकवा टी एस्टेट कांग्रेस के जो ट्रेजरर थे, कांग्रेस पार्टी के मिस्टर तांतिया, जो कलकत्ता में बेस्ड थे, उनका था। पार्लियामेंट में इसकी डिबेट शुरू, 10-12 लाख में मिल सकता था। ये कैसे हुआ? इसी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, शी वाज ए वीक प्राइम मिनिस्टर, हट गई थी, तो डिबेट में वो फंस गई। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में उन्होंने हुक्म दिया, डिबेट में मानना पड़ा, ये इन्वेस्टिगेशन होगा। उन्होंने कंसीड किया इन्वेस्टिगेशन, और कंसीड करके सीबीआई के पास आया। ये केस डायरेक्टली मेरे पास नहीं आया, मैं तो तेहरान में था, दूसरी तफ्तीश कर रहा था, वो भी ओएनजीसी का था। तो मेरे सीनियर डीएसपी थे मिस्टर वेद प्रकाश जी, उनके पास गया तफ्तीश, क्योंकि ऑडिटर जो था ईस्टर्न रीजन ओएनजीसी का, उसने आपत्ति लगाई कि 27 लाख रुपए ओएनजीसी ने कैसे पेमेंट कर दी, ये तो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था। ओएनजीसी ने एक चालाकी की थी, उसको तोड़ मरोड़ के 2 लाख 3 लाख करके 27 लाख दी थी। एग्रीमेंट एक था, बट पेमेंट ड्रॉप करके कर दी थी। यही डिबेट में आया। वेद प्रकाश जी ने भी तफ्तीश करके कहा जी ये तो हो सकता है हायर ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, कमर्शियल कंसिडरेशन हो। ओएनजीसी के बोर्ड ने भी कहा कमर्शियल कंसिडरेशन टेक्स प्रायोरिटी ओवर रूल्स ऑफ ऑडिट। ये पेमेंट हमने क्या ठीक किया, और वेद प्रकाश जी ने भी कहा ये ठीक है। पार्लियामेंट में तो क्वेश्चन हो ही गया था। हमारे जो एसपी थे मिस्टर एन.आर. सुवर्णा, उन्होंने ये नतीजे को ठीक नहीं समझा, और मैं जब तेहरान से वापस आया, उन्होंने केस मुझे तफ्तीश की, तो मैंने केस पढ़ा, ऑडिट ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर दिया, ठीक है। मैंने कहा पेमेंट 27 लाख कैसे हो गई, क्यों हुई, कैसे हुई? तो मुझे तफ्तीश करनी थी। तफ्तीश के लिए मुझे टी बिजनेस समझना था, टी बोर्ड, टी कैसे होता है, कहाँ होता है, कुछ मुझे पता नहीं। मैं तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के तो आया था, ट्रेनिंग हुई थी। तो मैं यंग मैन था, वेद प्रकाश जी 55 साल के थे, मैं 28-29 का था। मैंने कहा एसपी को साहब को, जब मैं तो फिर जा रहा हूँ सीन ऑफ क्राइम में, प्रायोरिटी है सीन ऑफ क्राइम में पहुंच जाऊं।
और सीन ऑफ क्राइम में पहुंच के मैं पता लगाऊं सब कुछ। तो पहले जब मैं पहुंचा शिवसागर, जोरहाट के थ्रू फ्लाई करके, जोरहाट से फ्लाई करना पड़ता, मैंने गुवाहाटी से जोरहाट, जोरहाट से शिवसागर, वहाँ मैंने पहले पता लगाने की कोशिश किया टी कैसे होती है, टी प्लांटेशन कैसे होते हैं, टी प्लांटेशन में प्लांटेशन है, फैक्ट्री है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं 2-3 टी एस्टेट में घूमा और एक टी एस्टेट, इसका नाम हाथी कोला टी एस्टेट था, जो काजीरंगा गेम सेंचुरी के साथ था। उसमें मुझे एक मैनेजर मिल गया जो गोरा था, साहब था, अंग्रेज था, तब भी अंग्रेज चलाते थे। उसने मुझे एंटरटेन किया, उसने मुझे सारी रिकॉर्ड्स दिखाई, टी गार्डन में को मेंटेन करना ज़रूरी है, और टी गार्डन घुमाया, कैसे टी होता है, किस पैटर्न में टी प्लांट की जाती है, टी में ब्लॉक्स होते हैं, एक साथ एक होता है, ये सब मुझे समझाया। रात भर हम काम करते रहे, डिनर भी उसके साथ ही लिया और उसके साथ ही रहा, रात को वहीं सो गया। दूसरे दिन हमने काजीरंगा गेम सेंचुरी भी घूमा। उसके बाद मुझे समझ में आ गई कि टी बोर्ड में कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। तो ये सब जानने के बाद वापस आ गया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे तो ये रिकॉर्ड देखना है। अब एज ए पुलिस ऑफिसर मेरे पास पावर है अंडर 165 सीआरपीसी, जो मैं खुद जाके रिकॉर्ड सीज कर लूँ। फिर उसमें मुझे कहना पड़ेगा जो इमरजेंसी अलर्ट है, टाइम नहीं है, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। यहाँ तो साल भर गुजर गया था। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं कोर्ट से सर्च वारंट लूंगा, कोर्ट को मैं इम्प्रेस करूंगा कि ये रिकॉर्ड मुझे देखना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओल्ड एफआईआर। और रिकॉर्ड 2 जगह से लेने के, एक कैलकाटा में उसके हेडक्वार्टर्स में, एक देहरादून में। तो वारंट्स एंड सर्चेस मुझे 3 जगह की मिल गई। देहरादून का तो मैंने ले लिया क्योंकि तो ऑफिस था, वो लोग देने वाले थे, पर 2 जगह के मुझे सर्च वारंट मिले। एक तो लकवा टी गार्डन असम का, एक उसका हेडक्वार्टर्स कलकत्ता का। तो वहाँ मैंने सर्च करके सारे रिकॉर्ड्स कंसर्निंग टी ग्रोथ इन दोज पर्टिकुलर सेक्शंस सीज कर लिए। और फिर 6 महीने बैठ के मैंने एक एक रिकॉर्ड की जांच की, ध्यान से देखा और समझा मुझे कि ये पेमेंट कैसे हुआ है। मैंने देखा कि ONGC, ऑयल एंड गैस कमीशन की जो टीम थी, उन्होंने वहां पर कुछ सेक्शनों में समझा ऑयल है, वो 10-12 सेक्शन ऑफ टी गार्डन के होते हैं। मैं ऑलरेडी जानता था हर एक टी गार्डन में सेक्शंस बना देते हैं, ABCDE, और उन सेक्शन में टी प्लांट होता है। तो 10 ऐसे सेक्शन थे उस टी गार्डन के, जिसके छोटे छोटे एरियाज में उन्होंने ऑयल एज मिनरल नीचे पाने की शुरुआत की, और उन्होंने वहां पर ऑयल ढूंढने के लिए उनसे इजाजत मांगी और दोनों में एग्रीमेंट हो गया जी, जमीन जो है ये 300 बीघा है, इसका तो 3 लाख रुपए हम लेंगे, और उस पर जो टी बेयरिंग बुशेज हैं, जो टी देते हैं, उनका एक एक का दाम लेंगे, 11 रुपए, 12 रुपए, 7 रुपए करके। नया नया शुरू हुआ था स्क्वायर पैटर्न, वो ये लोग नहीं कर रहे थे, इन्होंने 2 पैटर्न में ही कर रहे थे। तो मैंने देखा जमीन की तो 3 लाख रुपए उन्होंने दे दी, ज्यादा जो 24 लाख है वो टी बेयरिंग बुशेस के लिए थी। मैंने उनको इतने ट्रीज मिले जो टी बेयरिंग थे, उनके 11-11, 12-12 रुपए दिए। तो हजारों में टी बुशेस वो पाए। तो मैंने जब डॉक्यूमेंट्स देखे उनके प्लांटिंग काउंटिंग के, तो मुझे सस्पिशन हुआ कि ये शायद काउंटेड नहीं किया था। उन्होंने ट्रायंगुलर पैटर्न दिखाया, एरिया ऑफ द जमीन दिखाई, और मल्टीप्लाई करके जो बुशेस निकल सकते थे कर दिया, सिमिलरली रेक्टेंगुलर किया। सो मैंने कैलकुलेट करके देखा ये इंडिविजुअल ट्रीज वे नॉट काउंटेड, दे वर टोटल ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। ये पैटर्न है, इतनी जमीन है तो इतने टी बुशेस होंगे। और जो उसके उन्हीं सेक्शन में मैं घूम के देखा, तो मैंने देखा वहां तो वैकेंसीज है, बहुत ट्रीज मर गए हैं, खाली जगह है। तो उन्होंने वैकेंसीज का तो कोई प्रोविजन ही नहीं रखा था। तो ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई, जिन्होंने काउंटिंग ठीक तरह से नहीं की। एंड ईच टी जिसके लिए पैसे 11 रुपए 12 रुपए दिए थे, हो सकता है नॉन एग्जिस्टिंग ट्रीज के दे दिए हो। तो मैं फिर कलकत्ते आ गया, टी पोर्ट चेयरमैन से मिला।
मिस्टर वोरा थे आईएएस के सीनियर अफसर, टी बोर्ड चेयरमैन, बड़े एक्टिव, और मुझे देख के मेरे से बात बड़ी खुशी से की। इसके बारे में आप मुझे मदद करिए, और कैसे, एक एरियल सर्वे करा दीजिए। तो उन्होंने एग्री हो गए। उन्होंने एरियल सर्वे करा के हमारे पास रिपोर्ट दी, जो वैकेंसीज उसी सेक्शन में जहां से खरीदा नहीं गया वो बहुत है वैकेंसीज। और मैंने जब उनकी कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट की जो चार्ट देखा उन्होंने किसी ने भी इंडिविजुअल टी बुशेस को काउंट नहीं किया था, कैलकुलेशन की थी। ये बड़ी भारी गलती हो गई। उसके बाद मैं आगे गया, मैंने बुशेस की एज क्या थी, क्योंकि बुशेस तो बुढ़े लग रहे थे। तो फिर मैंने पता लगाया कि ये टी बुशेस सब नॉन टी बियरिंग बुशेस थे, क्योंकि उन्होंने उसी सेक्शन में उसी टाइम जो टी बुशेस निकाले हैं उसके बारे में रिपोर्ट अपने किताब में लिखी है, और टी बोर्ड में रिपोर्ट दिया, सब्सिडी ली है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाय बनाने के लिए जो रिप्लांट करता है उसे सब्सिडी देती थी, तो उसी सेक्शन में सब्सिडी ली है। और एज भी ज्यादा लगता था, तो मैंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का भी मदद लिया, उनसे एज भी पता लगाया। और हॉरेंडस स्टोरी मुझे लग गई। ये तो पेमेंट एक पैसा नहीं दे रहा था एक्सेप्ट जमीन का। सारे टी बुशेस बियॉन्ड पेमेंट थे, नन ऑफ देम वर बेयरिंग टी, दे वर मोर देन 12 और लेस देन 3। ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। उसके बाद मैंने मिनरल डेवलपमेंट एक्ट को भी पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा है जो जमीन आपकी होगी, कि जमीन के नीचे जो मिनरल्स मिलेंगे वो सरकार की है। तो फिर ओएनजीसी का तो कोई क्लेम ही नहीं था, मैंने लकवा टी एस्टेट का तो क्लेम ही नहीं था। तो एक्चुअली ये तो कुछ भी नहीं देना था मेरी कैलकुलेशन में, और उन्होंने 27 लाख रुपए दे दिए पीस मील करके, और इसको एसडीओ शिवसागर से अप्रूव भी करा लिया। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस जो सीज किया तो उसमें मैंने चिट्ठी पाए जिसमें ये एसडीओ शिवसागर की सेवा कर रहे हैं, वो ठीक उनका गार्डन विजिट कर रहा है, रह रहा है, और वो लिख भी रहे हैं, आवर फ्रेंड हैज कम, फ्रेंड विल डू व्हाट यू विल टेल देम। आर मिश्रा, यंग आईएएस ऑफिसर 64 बैच का, वो उनके साथ मिल गया था, तो उसने भी कोई इनको पकड़ा नहीं, और ये 27 लाख रुपए मार गए। ब्रिगेडियर साहब ने पास कर दिया, जॉनसन साहब ने अप्रूव कर दिया। तो मैंने तो इसको बहुत बड़ा क्राइम समझा, और मैंने सबका चालान का रिकमेंड कर दिया। तो जॉनसन साहब तो बच गए, आईसीएस ऑफिसर थे, वो तो रिजाइन करके ऑस्ट्रेलिया चले गए। गिल फाइट किया और कहा जब मैं तो ऊपर ऊपर देख रहा था, ये कैलकुलेशन तो दूसरे लोगों ने किए थे, वही बच गए। और बाकी सब एसडीओ इंक्लूडेड जितने कैलकुलेटर वाले थे जिन्होंने मिला हुआ था, सबका चालान हो गया। और उसी टाइम मैं जब रिपोर्ट लिख चुका था, और रिपोर्ट लेके मैंने एक एसडीओ आईएएस का जो था आर मिश्रा, यंग ऑफिसर, तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स बड़े कहते थे इसका प्रोसिक्यूशन कराना मुश्किल होगा, ही इज यंग, सीवीसी नहीं मानेगी, सीवीसी को सैंक्शन अप्रूव करना पड़ता है। फिर भी हिंगोरानी साहब हमारे जो डीआईजी थे मेरा केस लेके गए, हमारे जो डीएलए थे मिस्टर अवतार सिंह, वो भी कह रहे थे आप सिर्फ इनका करिए, जिन्होंने रॉन्ग कैलकुलेशन किया है उसके ऊपर मत जाइए। मैंने कहा नहीं, ऑल आर गिल्टी, मैं तो सबका प्रोसिक्यूशन चाहता हूँ। ये केस मैंने चालान नहीं किया, मेरा तो प्रमोशन हो गया 71 में। मेरा जो इंस्पेक्टर था उसने चार्जशीट दी, रिपोर्ट मैंने लिखी थी, डिस्कशन मैंने की थी, सारा काम हो गया था। वो चार्जशीट, मेरा प्रमोशन 71 में हो गया एज एसपी, और तब तक ये चार्जशीट सैंक्शंस नहीं आए थे, सैंक्शन 72 में आए। तो मिस्टर एमडी सिंह जो मेरे इंस्पेक्टर मेरे साथ थे, उन्होंने चार्जशीट डाली, और इसके बाद मेरा एविडेंस कब हुआ जानते हो आप? रिटायर करने के बाद। केस 72 साल से 97 तक चला। आई वॉज द लास्ट विटनेस जिसकी एविडेंस हुई गुवाहाटी में आफ्टर आई रिटायर्ड एज आईओ। तो 97 तक केस कोर्ट में ट्रायल चली। मुझे जो पता लगा, नॉट फ्रॉम सीबीआई बट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबका कन्विक्शन हुआ एक्सेप्ट मिस्टर गिल जो पहले डिस्चार्ज हो गए थे। और वो अपील अब भी हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, अभी तक अपील सुनी नहीं गई है। बहुत लोग तो बेचारे गुजर गए बिकॉज दे वर ओल्ड। और आर मिश्रा तो सस्पेंडेड रहा बहुत साल, फिर करियर ही खत्म हो गया उसका। बट आई कंसिडर दैट एज ए वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ मेरे सीनियर ने उसको क्लोज कर दिया था
और मेरे एसपी ने उसकी डिसीजन को नहीं माना, मुझे दिया, और मैं एज ए यंग ऑफिसर इसको किया। और इस केस को ऐसे तफ्तीश पर हमारे जो सीनियर थे वो समझे जो मुझे तफ्तीश आती है। तो जब प्रमोशन की लिस्ट भी निकली उसके बाद मेरा जो पोजीशन 5 था वो 2 हो गया था, और मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज मिला और मैं कलकत्ता चला गया एज एसपी। तो ये तफ्तीश बड़ी चैलेंजिंग तफ्तीश थी। जो केस क्लोज हो चुका था उसको मैंने रीओपन किया, सारे रिकॉर्ड्स को 6 महीने मैंने खुद छानबीन की, फिर मैंने एस्टेब्लिश कर दिया दैट ए बिग फ्रॉड हैड बीन कमिटेड, जहां पर सीनियर ऑफिसर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। आईसीएस होते हुए, ब्रिगेडियर्स होते हुए उन्होंने अलाउ किया ये फ्रॉड होते हुए। तो मैं समझता हूँ इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट केसेस एट दैट एज, बिकॉज आई वॉज ओनली 29। उसके बाद तो और भी केसेस मैंने किए हैं, बड़े केसेस, बट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ये मेरा फाइनल केस इन द सीबीआई था, क्योंकि इसके बाद मेरा प्रमोशन हो। सर जब ऑडिट ओवररूल हो चुकी थी तब आपने जो 27 लाख रुपीस ओएनजीसी पे कर चुकी थी, आपने उस पे ही क्यों इतना फोकस रखा, और ये कैसे आपको इन्वेस्टिगेशन केस को मोल्ड कर दिया इस इन्वेस्टिगेशन ने 27 लाख? आपका प्रश्न ठीक ही है, जो मैं वहीं थम सकता था, पर मैं तफ्तीश कर रहा था और मुझे लगा जो 27 लाख की जो पेमेंट हुई है वो थोड़ी ज़्यादा है। उस ज़माने की बात सोचो, 1970 की बात है। सारी टी एस्टेट 12 एकड़ की 10-12 लाख में खरीदी जा सकती थी, क्योंकि वहाँ ऑयल था इसलिए इतना ज़्यादा पेमेंट होगा, वो लीगली भी डिजायर नहीं था। तो मुझे कुछ दाल में गड़बड़ लगा, काला लगा, और मैंने तफ्तीश जोरों से की एंड आई हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तफ्तीश ठीक थी। सर वेद प्रकाश जी जो आपके सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने तो एक केस क्लोज कर दिया था, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इस केस को रीओपन करना चाहिए और ये केस इतना बड़ा बन गया? वेद प्रकाश भी डिप्टी एसपी थे, प्रमोटेड ऑफिसर थे, मेरे से एज में काफ़ी बड़े थे। उन्होंने इस केस को उस एंगल से देखा, ये ऑडिट ऑब्जेक्शन ओवररूल हो सकता है कि नहीं, उसे ओवररूल करना लीगल है या इलीगल। उन्होंने काफ़ी एग्जांपल्स पाए प्रीवियसली, जो ऑडिट ऑब्जेक्शन को ओएनजीसी बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा जो ये भी रिजेक्ट हुआ है, और उन्होंने केस को क्लोज कर दिया। उनके सुपीरियर और मेरे सुपीरियर जॉइंट थे मिस्टर सुवर्णा। मिस्टर सुवर्णा ने उस केस को दोबारा तफ्तीश के लिए आदेश दिए, और मुझे कहा आप तफ्तीश करेंगे। तो मैंने देखा जब उन्होंने आदेश दिए हैं दोबारा तफ्तीश हो जाए, तो उन्होंने जो केस को क्लोज करना ठीक नहीं समझा होगा। तो मैंने सोचा जब उन्होंने इसको क्लोज नहीं किया है और क्लोज करना नहीं चाहा है, तो मुझे इस केस को और गहरी देखना है। तो मैंने सारे प्रश्न, जो मूल प्रश्न होते हैं तफ्तीश के, व्हाई, हाउ, हु, हुम, व्हाट, ये मूल तंत्र होते हैं। सारे के नतीजे में आप ये 5 प्रश्न पूछते हैं। मैंने ये सारे प्रश्न पूछे और केस खुल गया। और केस में बहुत बड़ा जो क्राइम हुआ है वो ऑडिट ऑब्जेक्शन के बियॉन्ड था। ऑडिट ऑब्जेक्शन तो इस बात की थी कि इस प्रपोजल को बोर्ड नहीं साफ कर सकती है, ये गवर्नमेंट के पास जाना था। तो जब गवर्नमेंट के पास भेजा नहीं था, क्यों नहीं भेजा, मैंने सोचा वाई क्यों नहीं भेजा, हु आर इन्वॉल्व। और जब ये प्रश्न मैंने किए, जो मैं समझता हूँ सारे तफ्तीश के मूल प्रश्न हैं, तब ये केस खुल गया। थैंक यू सो मच सर, आपने आज एक और इंटरेस्टिंग केस हमें और हमारे व्यूअर्स को बताया। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे सर की फॉरेन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, कि कैसे आपने इंडिया में और फॉरेन इन्वेस्टिगेशंस के डिफरेंस के बारे में बताया, और कैसे अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करी आपने। थैंक यू सो मच सर।